एक बार फिर से स्वागत है सभी का कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स का। मेरे पास एक बच्चे की लगातार डिमांड आ रही है कि जीरो चैप्टर करवा दीजिए प्लीज़। तो आज मैं डायनामिक्स का जीरो चैप्टर ही करवाने जा रही हूँ। देखिए जीरो चैप्टर में क्या है, हमारी डेफिनेशंस वगैरह ही होती हैं जिन्हें प्रीलिमिनरीज बोला गया है। स्टार्टिंग का जो बेसिक यूज़ होता है डायनामिक्स में उसकी ही डेफिनेशंस वगैरह हैं, बस सिंपल सी हैं। देखिए क्या है इसके अंदर। इन दिस बुक वी शैल डील विद द सेकेंड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इस बुक के अंदर हम मैकेनिक्स की सेकेंड ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स, विच इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी इन मोशन। कि मोशन के ऊपर, जब बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस का क्या रिएक्शन होगा, बॉडी कैसे मूव करेगी, वो सारे का सारा डायनामिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। डायनामिक्स की दो ब्रांचेज होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होगी? इट इज़ ए स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। इसमें मोशन तो होगा लेकिन मोशन किस वजह से है ये कोई भी हम मतलब इफ़ेक्ट रेफरेंस नहीं होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, कि वो मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि जैसे कोई इंसान चल रहा है, वो 5 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चल रहा है, क्या कोज है, किस वजह से वो चल रहा है, उसके लिए उसको कोई लेना देना नहीं होगा। वेलोसिटी, जैसे कार चलती है, कार स्ट्रेट हमारे पास रोड पे चलती है, ठीक है ना, तो वो धक्का मार के चल रही है या फिर वो मतलब ड्राइव कर रहा है या पीछे कोई धक्का लगा रहा है या क्रेन खींच रही है, उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो एक्सेलरेशन एंड टाइम एट्सेट्रा। काइनेटिक्स में देखिए क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मोशन विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेक्स्ट है, जब ये काइनेटिक्स क्या होगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन, जहाँ पे जो मोशन होगा बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के ऊपर रेफरेंस मतलब जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसकी वजह, यानी कि जो गाड़ी चल रही थी, इसमें किस टाइप का मोशन स्टडी करेंगे कि जो गाड़ी चल रही है उस पे फॉरवर्ड की तरफ से फोर्स लग रहा है, आगे से खींची जा रही है या पीछे से फोर्स लग रहा है, या कितनी इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है। तो ये सभी के सभी काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। पहली है स्पेस। It is the region in which events take place. The space may be a straight line, a place और थ्री डायमेंशनल रीजन। देखो स्पेस क्या है, एक रीजन है, एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर घटनाएं घटती हैं, जैसे कि हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हम सारा 3D के अंदर करते हैं। एक्स वाई प्लेन आपने पढ़ा होगा। देखिए स्पेसिस तीन तरह के होते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। सेकंड है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हम वाई एक्सिस लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये आ जाता है 2D के अंदर, 2 डायमेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट है 3D। 3D जैसे कि हम जिसमें जी रहे हैं, जिसकी लेंथ ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आ जाता है 3D। 3D यानी कि मेनली 3D स्पेस जो है वो 3D के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट है द स्पेस में भी, स्पेस कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन देखो जो 3D होगा उसके अंदर 1D और 2D तो ऑब्वियस कवर हो ही जाएगा, कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस लूँ या वाई एक्सिस लूँ या जेड एक्सिस लूँ तो यहाँ पे 1D भी कवर हो जाएगा। अगर मैं एक्स वाई लूँ या वाई एक्स जेड लूँ या वाई जेड लेती हूँ तो ये प्लेन्स भी क्या 2D में कवर हो जाएंगे। तो 1D एंड 2D 3D के अंदर कवर हो जाता है, तो इसलिए हम स्पेस को 3D में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज फेल्ट बाय आवर सेंसेस। मैटर कोई भी चीज़ जो हम स्पेस को, जो मतलब कि जगह को घेरे उस, और हमारी सेंसेस हम उसको महसूस कर सकें। जैसे पत्थर है, पत्थर जगह को घेरता है, हम टच करके देखते हैं तो उसके हमें पता चलता है उसके अंदर कोई सेंस नहीं है, निर्जीव है और ये तो पत्थर है। सेम एज इट इज़ हमारे पास में कुछ कोई जीव जानवर, कई ऐसे जीव जानवर होते हैं जो पत्थर जैसे दिखने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको टच करके देखते हैं तो वो एकदम बाहर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो कोई जानवर था, ठीक है ना। तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैटर।
कि जिनको हम महसूस कर सकें, कि उनके बारे में हम छूने से, देखने से, उनकी स्मेल से, किसी भी तरह से हम उसको महसूस कर सकें। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी इज़ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड ए लिमिटेड स्पेस। बॉडी एक तरह का लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर होता है, यानी कोई चीज़ होती है जो जगह घेरती है और लिमिटेड स्पेस लेती है वो। जैसे कि हम मटका वगैरह बनाते हैं, या हम जैसे चेयर ही बना लेते हैं, छोटे बच्चे की चेयर अगर हम बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगी? कम लकड़ी से बनेगी, कम क्वांटिटी हम यूज़ होगी वुड की। और जैसे हम बड़ी बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब अमाउंट, थोड़ा सा छोटे से थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट की लकड़ी यूज़ होगी। तो ये जो सारे के सारे क्या बन जाएंगी? बॉडी बन जाएंगी। नेक्स्ट है बॉडी हैज़ ए फाइनाइट डायमेंशन, कि बॉडी की फाइनाइट डायमेंशन होती है कि लेंथ उसकी भी फाइनाइट जाएगी, उसकी ब्रेड्थ भी फाइनाइट होगी और उसकी विड्थ भी फाइनाइट होगी। जैसे कि हम इंसान लगा लो, हमारी भी, हम जो शरीर है उसको भी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक फाइनाइट लेंथ होती है कि जो इंसान है टुडे, तो ये 6 फुट या 6.5 फुट से अबव मोस्टली, रेयरली तो बहुत 7-7 7.5 फुट के भी हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं मोस्टली लेके चलूँ तो 6 फीट, मतलब अगर एवरेज लूँ तो 6 फीट लगता है कि 6 फीट का आदमी है ये, इसकी हाइट 6 फुट है, मोटाई इतनी है, और लंबाई और मोटाई का हमें पता चल गया है, तो ये क्या हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी। नेक्स्ट है पार्टिकल। ए पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर विच इज इंडेफिनेटली स्मॉल इन साइज विदाउट लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल पॉइंट। पार्टिकल क्या होगा? एक वो हमारे पास में पोर्शन ऑफ मैटर होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, यानी कि दिखे बिना, नेग्लिजिबल, जिसकी ना कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेड्थ हो, ना कोई थिकनेस हो। उसको सिर्फ एक बिंदु, एक मैथमेटिकल बिंदु से दिखाएंगे हम लोग। रिजिड बॉडी क्या होगी? A body is said to be rigid if the distance between any two particles of the body remain unchanged no matter what force is acting on it. A body is said to be rigid if does not change its shape and size under action of forces however large. देखिए रिजिड क्या होगी? रिजिड मतलब कठोर। कोई रिजिड बॉडी, कठोर बॉडी, यानी कि जो कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कितना ही बड़ा फोर्स लगा लो, उसकी ना तो शेप चेंज हो ना साइज चेंज हो, वो क्या हो जाएगी? रिजिड बॉडी हो जाएगी। और इसकी अपर वाली डेफिनेशन देखें तो उसमें कहा गया है कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा, और इस तरह से लग रहा है कि अगर मैं उसके बीच के कोई 2 पॉइंट उठाऊं, ए और बी, तो चाहे फोर्स आपका यहाँ से लग रहा हो, चाहे फोर्स आपका यहाँ से लग रहा हो, उनके ए और बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो फोर्स लगने के बाद भी, तो वो क्या हो जाएगी? रिजिड बॉडी। नो परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट इन नेचर। कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। हम कठोर से कठोर कोई भी धातु या कोई भी कुछ भी ले लें, हम मान के चलते हैं कि लोहा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लोहा सबसे कठोर है, लेकिन लोहे को भी गर्म करके पिघलाया जा सकता है, उसकी भी वे हम चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई लोहे की चीज़ हम लेके चलते हैं और बहुत ज़्यादा उस वेट उसके ऊपर डालते हैं, तो वो भी क्या हो जाती है? दब जाती है। तो कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। बॉडी हमेशा चेंज कर लेती है अपने शेप और साइज को बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स के स्ट्रेस के अंदर, उसके प्रेशर में। द कंसेप्ट ऑफ rigid body is a mathematical model which is appropriate when changes in size and shape of the body are negligible under the action of given system of forces. तो रिजिड बॉडी का जो हमारे पास में मैथमेटिकल मॉडल है वो यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए जब हम चाहते हैं कि पार्टिकल अपना साइज चेंज ना करे किसी बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सेस लगने पर भी, तो हम रिजिड बॉडी का तब वहाँ यूज़ करते हैं कि फोर्स लगाया हुआ है और कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा उसकी बॉडी या शेप में। नेक्स्ट है इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल बॉडीज़। आप सब ने रबड़ बैंड देखे होंगे, रबड़ बैंड को जितना खींचते हैं वो उतना ही लंबा होता चला जाता है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इलास्टिक का और फ्लेक्सिबल बॉडी का। अनलाइक परफेक्टली रिजिड बॉडी डज change their shape and size when subject to forces are called elastic and flexible body। कि रिजिड बॉडी से बिल्कुल अपोजिट, अनलाइक मतलब अपोजिट, जो बॉडी थोड़ा सा भी स्ट्रेस डालने पर भी क्या कर ले? अपना साइज और शेप चेंज कर ले, तो वो क्या हो जाएंगी? इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। मेनली इसका एग्जांपल दूंगी मैं, जो सबके घरों में पाया जाता है आटा। आटे को जब आप भिगो के गूंथते हो तो उसको गुना हुआ आटा जो होता है उसकी जो लोई लेते हो तो वो लोई को कितना ही खींच सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी? इलास्टिक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होगी। देखो अब वो जो आप लोई बना रहे हो, ठीक है ना, उसको दबाते हो
तो वो शायद उसका क्या हो जाएगा, साइज़ चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगी। कहाँ तो वो सर्कल थी, कहाँ वो चपटी रोटी बन जाएगी। तो हमारे पास में इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। क्वांटिटी क्या होगी, एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड ड्यू टू सर्टेन कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी। वो चीज़ जिसको हम माप सकें वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी। अब लेंथ माप सकते हैं, मास यानी कि वजन माप सकते हैं, टाइम माप सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। नीचे टेबल बनाई हुई है कि एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंडल से सेकंड, इस यहाँ पे फुट पाउंड और सेकंड इनकी यूनिट्स हो जाएंगी। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड है। एमकेएस जो स्टैंडर्ड हमारे पास में होता है हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड, वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होती है, मास किलोग्राम और टाइम सेकेंड। रेस्ट देखिए क्या है, इफ़ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एनी सराउंडिंग दैट इज सेड टू बी रेस्ट। जब पार्टिकल अपनी जगह चेंज ना करे, अपने आसपास जो भी फोर्स वगैरह लग रहा हो या कुछ भी हो नो, लेकिन वो अपनी जगह चेंज ना करे, एज इट इज़ अपनी जगह पे रहे, तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट की कंडीशन हो जाएगी। मोशन देखिए क्या होगा, ए पार्टिकल चेंज इस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब जैसे हम क्या करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, तो टाइम के साथ साथ हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन चेंज होती रहती है, तो वो क्या हो जाएगा, मोशन। स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज द रेट एट विच इट डिस्क्राइब द पाथ विच में बी ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व। स्पीड एक तरह की रेट ऑफ चेंज होगी, किसकी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को हम मेनली डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेके चलते हैं कि टाइम के साथ साथ जो भी हमारा डिस्टेंस है वो जितना कवर होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो या कर्व के अलोंग हो, वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, if a particle describe equal distance in equal interval of time, however small this interval may be, the particle is said to be moving uniform speed। कि किसी फिक्स इंटरवल टाइम में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो चाहे आप टाइम लो 9 से 12 लो, चाहे आप टाइम लो 4 से 7 लो, चाहे आप टाइम 10 से 1 बजे तक का लो, उसके बीच में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी फिक्स्ड है। मान लो 9 से 12 अगर वो 3 किलोमीटर पर चल रहा है या 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर उसके बाद हम लेते हैं 4 से 7 में भी वो 12 चल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी सेम, यानी कि अलग अलग सेम इक्वल इंटरवल्स के टाइम पे इक्वल वेलोसिटी मिले, वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल स्पीड क्या होगी, जैसे कि अब स्पीड एक ना रख के देखिए, अगर मैं लेके चलती हूँ एग्जांपल 9 से 12 का ले लेते हैं, 9 से 12, 3 से 6 और 6 से 9, ये मैंने 3 इंटरवल ले लिए। पहले इंटरवल में जो हम लेके चल रहे हैं पर्सन को, जो भी पर्सन है वो बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है, यानी उसकी गति बहुत तेज़ है। उसके बाद दोपहर फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 3 से 6 का, 3 से 6 के टाइम उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे चलता है तो स्पीड कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद 6 से 9 के बीच में वो फिर से उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो तीनों में क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो रही है। पहले तो क्या था, इससे पहले वाले जब हम यूनिफॉर्म स्पीड में ले रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि ये तीनों इंटरवल टाइम में ना सेम वेलोसिटी के साथ में वो घूमना शुरू होगा। जो उसकी स्पीड 9 से 12 थी वही 3 से 6 होगी, वही 6 से 9 होगी। लेकिन वेरिएबल स्पीड में क्या होगी कि 3 से जो 9 से 12 चल रहा है वो तेज़ चल रहा है, फिर उसके बाद 3 से 6 पे वो थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन 6 से 9 पे फिर वो फिर से तेज़ चल पड़ता है। तो वो अलग अलग होगी ना, पहले तेज़ फिर धीरे फिर तेज़, तो वैरायटी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज आपको पता ही है क्या होती है। अगर मैं एवरेज ऑफ एन नंबर्स निकालूं तो उन नंबर्स का ऐड करूंगी और नंबर जितने भी वो नंबर है 10 हैं 12 हैं उनसे डिवाइड कर देती हूँ। ऐसे ये है एवरेज स्पीड की गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना चलता है, वो कैसे मतलब कैसे हम निकाल पाएंगे कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टोटल टाइम टेकन। 3 से अब 9 से 12 वो कितने किलोमीटर चलता है, जैसे वो 5 चल गया, प्लस में फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 3 से 6, 3 से 6 में वो 6 किलोमीटर चलता है, प्लस में 6, फिर उसके बाद 6 से 9 में वो 2 किलोमीटर चल रहा है, प्लस में 2, तो 5 + 6 + 2, तो क्या हो जाएगी मेरे पास में 13 बटे में कि टोटल टाइम टेकन कितने, 3 6, तो 3 6 3 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है
A displacement of a moving particle in an interval of time is change of its position during the interval। देखिए तो ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि जैसे इस रास्ते हम ये रोड है, रोड पे हमारे पास में कोई पॉइंट ए दिया है, यहाँ से पर्सन चलना शुरू होता है अलोंग दिस रोड, और वो बी जो 1 किलोमीटर दूर है उससे, तो ए पॉइंट से चलना शुरू होता है और कुछ टाइम के बाद वो बी पॉइंट तक पहुंच जाता है जो उससे 1 किलोमीटर दूर है, तो चेंज ऑफ पोजीशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी और सेंस भी होगी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यही यहाँ पे ये डायग्राम वाला काफ़ी इजी है, बस इसमें यही बोला हुआ है कि जो पी और क्यू 2 पॉइंट ले लेते हैं मूविंग पार्टिकल के, देन पी क्यू चेंज इन द पोजीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पाथ। तो जब वो पी से क्यू अलोंग दी डायमीटर जाता है तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसी भी इंटरवल टाइम में, किसी भी टाइम के इंटरवल में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाएगी, लेंथ ऑफ टाइम and not by the actual path in moving from P to Q. The displacement from P to Q is the notation PQ vector। देखो वो ये बोल रहा है कि उसको P से Q तक जाना है, तो उसके पास 2 तरीके हैं, एक तो P से Q तरफ इस तरफ जा सकता है या P से Q तक इस तरफ जा सकता है, ठीक है ना। तो वो मतलब क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, वो ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट पी से क्या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और वो अलोंग दी कर्व भी हो सकती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। हम जब स्पीड निकालते हैं, स्पीड में क्या होएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिवीजन से निकल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी के अंदर भी डिफरेंस होता जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल विल मूव इन ए सेम डायरेक्शन। कि पार्टिकल है अगर वो लाइन एक ही लाइन के अलोंग जा रहा है तो एक वो आगे भी बी से आगे भी वो सेम लाइन में ही जाए। डिस्क्राइबिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये वही वाला कंसेप्ट आ गया, 9 से 12, 3 से 6, 6 से 9, वो सेम जाए कि 9 से 12 अगर वो 5 जा रहा है, 3 से 6 तो भी 5 जाए और 6 से 9 भी 5 जाए, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सेम एज इट इज़ पीछे वाले की तरह, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट ए पॉइंट। अब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं किसी पॉइंट पर। लेट ए पार्टिकल बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। ओ एक्स के अलोंग पार्टिकल मूव करता है एंड ओ बी द ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट, और ओ को पॉइंट लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं, यहीं से मापना शुरू करेंगे हम एवरी डिस्टेंस को। लेट कर लेते हैं पी पोजीशन है पार्टिकल की किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। ओ पी को लेट कर लेते हैं कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। उसके बाद इट फर्दर डिस्क्राइब ए डिस्टेंस पी क्यू डेल्टा एक्स। उसके बाद हम कह देते हैं कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और वो डिस्टेंस पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा टी। देखिए टी टाइम पे तो वो पी पॉइंट पे पहुंच गया, डेल्टा टी टाइम पे वो क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, तो टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगी, टी प्लस डेल्टा टी, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में पार्टिकल ऑफ द पोजीशन हमने निकाल ली है। नेक्स्ट देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास में ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जो हमारी वेलोसिटी जाएगी, देखो कितना जो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, डेल्टा एक्स, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और अगर मैं लिमिट डाल दूँ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, प्रॉपर डी में चेंज हो जाएगा, तो वी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डी एक्स बाई डी टी। नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये O है, ये पॉजिटिव साइड है, ये क्या है, नेगेटिव साइड है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ जा रही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, अगर इस तरफ जा रही है तो नेगेटिव, यानी एक्स इंक्रीजिंग पे जा रही है तो पॉजिटिव, एक्स डिक्रीजिंग पे जा रही है तो नेगेटिव। यूनिट ऑफ वेलोसिटी देखिए FPS में तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फीट पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या जाएगी, डिस्टेंस और टाइम की ही यूनिट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो FPS में डिस्टेंस फीट था और टाइम क्या था, सेकंड, तो फीट पर सेकंड। CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, MKS में मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, आपने कहीं जाना है, तो आप सब गाड़ी में बैठे हैं, आपके जो गली है या रोड है उसके आप उसमें आपके बराबर से एक कार जाती है, ठीक है। तो आप उसको देख के बोलते हो कि ये तो बहुत तेज़ स्पीड से गई है, इसकी स्पीड कम से कम 90 किलोमीटर पर सेकंड तो होगी ही होगी, 90 किलोमीटर सॉरी पर हावर तो होगी ही होगी, ये बोलते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप फिक्स हो, आप रेस्ट पे हो,
ठीक है, तो वो तो सिंपल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो आप अपने आप को क्या मान के चलोगे, फिक्स पॉइंट मान के चलोगे। लेकिन मान लो अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपकी खुद की गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर उसके बराबर से एक बस, कार या कुछ भी मतलब व्हीकल जाता है और काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है, तो आप बोलते हो बहुत स्पीडली चला रहा है, और हमारी गाड़ी से निकल के इतनी दूर चला गया, तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम से कम भी 120 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो देखिए अब उसकी वेलोसिटी जो होगी 120 किलोमीटर पर आवर है आपके रिस्पेक्ट में, और आपकी कितनी है, 60 है। तो अगर उस कार की, उस तेज़ स्पीड वाली कार की वेलोसिटी निकाल ले आपके रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी जाएगी, 120 माइनस 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप भी, जब आप भी मूविंग में हो और वो नेक्स्ट व्हीकल भी मूविंग में है, तो जब इस टाइप की हमारे पास वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए अब क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, 2 पॉइंट ए और बी दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी, अब वो दूसरी जो तेज जो गाड़ी जा रही है उसकी पोजीशन चेंज होना, उसका आगे बढ़ना, एज सीन फ्रॉम ए, यानी कि आपकी कार के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, एसेलेरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो तो सबको ही पता है। नेक्स्ट है रेट एक्सप्रेशन फॉर दैट एसेलेरेशन। देखिए एसेलेरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, वी वेलोसिटी ले लेते हैं किसी भी टाइम टी पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, क्या पॉइंट पर वेलोसिटी लेते हैं, वी प्लस डेल्टा वी, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम, क्या हो जाए, वी प्लस डेल्टा वी, तो बाद की है, पहली कौन सी है, वी, तो चेंज कितनी होगी, डेल्टा वी वेलोसिटी बाय में कितने इंटरवल में, डेल्टा टी, और लिमिट लगाते हैं तो डी वी बाई डी टी, तो एफ किसके इक्वल होगा, डी वी बाई डी टी, वी को अगर मैं डी एक्स बाई डी टी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। एक और फॉर्मूला है, देखिए एक तो आ गया डी वी बाई डी टी, एक आ गया डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, एक और होता है एसेलेरेशन किसके इक्वल, डी वी बाई डी टी, मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डी एक्स से ही डिवाइड, अब ये जो डी एक्स बाई डी टी है इसको मैं वी पुट कर देती हूँ, तो वी डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास में 3 हो जाएंगे। नेगेटिव एसेलेरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो इंक्रीजिंग हो जाएगी और उसके अपोजिट डिक्रीजिंग। यूनिट की बात करते हैं, देखिए एफ पी एस, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फुट, और हम मुझे तो डिस्टेंस और टाइम ही चाहिए, एक्सेलरेशन में भी डिस्टेंस फुट में है, टाइम सेकंड में है, तो फीट पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद सी जी एस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम के एस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात आ जाती है कन्वर्सन फॉर्मूला फ्रॉम माइल पर हावर टू फीट पर सेकेंड। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ इन माइल्स पर हावर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फीट पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन वेलोसिटी एज 22/15 एज ऑब्टेन बिलो। देखिए इस एग्जांपल से आपको सारा समझ आ जाएगा। हम लेट कर लेते हैं वी माइल पर हावर वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, हमें पता है कि 1 माइल किसके इक्वल होता है, 1760 गुना 3 फीट, क्योंकि माइल्स को फिट में चेंज किया है। ठीक है, और 1 हावर किसके इक्वल हो जाएगा, 60 गुना 60 फीट पर सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, कि जो माइल्स है 1 माइल पर हावर, 1 माइल इन 1 हावर, तो 1 मील किसके इक्वल होगा, 1760 गुना 3, और हावर जो टाइम है वो कौन में चला जाएगा, 60 × 60, तो कितना बनेगा 22/15 फीट। तो यानी जब भी आपको माइल चेंज करने हो फिट के अंदर, तो उसको 22/15 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब वी माइल्स पर हावर में वी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वी फिट पर सेकेंड निकालना है तो 15 उधर और 22 नीचे। देखिए 1 माइल पर सेकेंड किसके इक्वल है, 22/15 फीट पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मुझे निकालना हो 1 फीट पर सेकेंड माइल के अंदर, तो ये 15 उधर से जाके ऊपर, और 22 क्या हो जाएगा नीचे, माइल पर सेकेंड। ये है यूनिट ऑफ कन्वर्सन। अब आप आपस में इनको चेंज करके माइल्स को फिट में, फिट को माइल्स में, वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और अगर किलोमीटर पर हावर दिया हुआ हो तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर में, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए क्या होगा, व्हेन द बॉडी और
व्हेन ए पार्टिकल और ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी या पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन के अंडर मूव कर रहा है, द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अंडर हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। हेयर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट, तो इस तरह के मोशन में जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। इट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, इसको सिर्फ जीरो हम जो वेलोसिटी है उसको हम कांस्टेंट कब कहेंगे, जब एक्सेलरेशन क्या चला जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन इज जीरो नहीं है देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कीप ऑन चेंजिंग, तो जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इनफैक्ट इफ़ द एक्सेलरेशन इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम कहेंगे एज टाइम इंक्रीजेज, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ जो वेलोसिटी है आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ जनरल एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिए गए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की हुई है यहाँ पे, देखिए क्या है। If a particle move in a straight line from a fixed point in it with initial velocity u, देखिए जब कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन f है और s डिस्टेंस ट्रेवल है और v क्या है, वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एस डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्केयर। और फाइनल वेलोसिटी का स्केयर किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर प्लस 2f यानी कि 2 एक्सेलरेशन इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको याद रख लीजिएगा, आगे हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए। डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड, ns सेकेंड ठीक है, उसमें क्या ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल होगा, किस फॉर्मूले से दिया गया है, u प्लस 1/2 f 2n-1, जहाँ पे f क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं वैसे इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं प्रीलिमिनरीज में दोबारा बता देती हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। कि जब हम कुछ भी चीज़ ऊपर से गिराते हैं या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ गिरती है तो ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा जल्दी खिंचाव के साथ नीचे पहुंचती है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वो एक्सेलरेशन जिसके साथ कोई भी चीज़ धरती की तरफ आ रही है धरती के खिंचाव के कारण, ठीक है। हमें पता है, देखिए ये एक ये फैक्ट नोन है कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपने सेंटर पे खींचती है। जैसे कि आप एक काम करना कि जो ग्राउंड लेवल पे सभी के सभी बिल्कुल सीधे लेटना बगैर कोई पिल्लो वगैरह के, तो बिल्कुल 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद आपको अपने नाभि में खिंचाव महसूस होगा। वो दरअसल क्या होएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अर्थ का आप पर लगाया हुआ टुवार्ड्स इस सेंटर, अपने सेंटर से, यानी कि अर्थ अपने सेंटर से आप पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स के साथ वो आपको खींचेगी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टुवर्ड्स इस सेंटर, जो अर्थ है वो अपने सेंटर पर खींचती है हर बॉडी को, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा फॉलिंग गिरती हुई बॉडीज़ पे। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सेम होता है सेम प्लेस पे, ठीक है। अगर आप ये लगा लो अपने घर की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपके घर में एक कमरे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, दूसरे कमरे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग मिलेगा, नहीं, ये पोल्स पे अलग अलग हो भी सकती है लेकिन सेम प्लेस पे सेम ही रहेगी, ठीक है। बट वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन प्लेस टू प्लेस यानी कि इंडिया में हो सकता है अलग हो, यूरोप में अलग हो, इस टाइप से प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेगी। और इसी एक्सेलरेशन को जो अर्थ की ग्रेविटी खींचने के कारण लग रही है वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है FPS में, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है CGS में, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है MKS सिस्टम में। ये वैल्यूज़ को याद कर लेना बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है पार्टिकल प्रोजेक्टेड और ड्रॉप्ड, यानी कि फेंका गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है फ्रॉम द हाइट h,
h हाइट से, देन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, तो जो बॉडी है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगी अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी जब तक कि वो सरफेस तक ना पहुंच जाए। अब हम इसको करके देखते हैं। देखिए, लेट ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से हमने कोई पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका है और इनिशियल वेलोसिटी यू है। एट टाइम टी पे मान लेते हैं वो पॉइंट पी पे पहुंच गया, और ओ पी हाइट कितनी है, h है, और इसकी वेलोसिटी p पॉइंट पे क्या है, v है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ली थी फर्स्ट वाली, v फाइनल वेलोसिटी एज इट इज़ u प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजरमेंट की जाएगी। सेकंड वाले में s की जगह क्या हो जाएगा, h हाइट हो जाएगी, क्योंकि h हाइट कवर किया उसने p पॉइंट तक। h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 f की जगह g। सिमिलरली लास्ट v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2g, s की जगह h हो जाएगा। और अगर हमने n सेकंड में देखनी है हाइट, तो एच एन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए, लेट इफ़ द पार्टिकल इज़ लेट फॉल फ्रीली, अगर वो जैसे कोई चीज़ है हम पकड़ के उसको छोड़ देते हैं इनिशियली, तो वो रेस्ट पे होगा, तो उस पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशंस के अंदर u को जीरो पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, जब पार्टिकल फ्रीली मूव क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, जो पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है। व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विद वेलोसिटी यू, जब कोई पार्टिकल ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका गया है यू वेलोसिटी के साथ, जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। लेकिन जब जो जी है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसको माइनस जी का नाम दे देंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो रिटार्डेशन जी के साथ करेगी, और फिर कुछ दूरी पर जाके उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कम होना शुरू कर देगा, वो कम होएगा तो वेलोसिटी भी क्या चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। तो किसी पॉइंट पे जाके, मान लो पी पॉइंट पे जाके वो रेस्ट पे आ जाती है, फिर उसके बाद रेस्ट पे आने के बाद वो फिर से नीचे गिर जाती है। ठीक है, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका गया ग्राउंड पे विद इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ। तो एट टाइम टी मैं मान लेती हूँ वो पी पॉइंट पे पहुँच गया, जहाँ पे ओ पी डिस्टेंस कितना है, h, और वेलोसिटी ले लेते हैं v। और याद रखिएगा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या जाएगा, माइनस जी, क्योंकि जी नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो जी हमारी बॉडी है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी। तो पीछे जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, दिस वन, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू एज इट इज़, और f की जगह माइनस जी, जी टी, s की जगह h हो जाएगा, यू टी माइनस 1/2 एफ टी जी टी स्केयर, एंड द लास्ट वन इज v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2g h। और अगर h एन डिस्टेंस लेना है n सेकेंड में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास में, माइनस जी को रिप्लेस कर देंगे, जैसे पीछे था हमारे पास। तो क्या था यहाँ पे, u प्लस 1/2 जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही थी, ये ऊपर की तरफ। ये था हमारा जीरो चैप्टर प्रीलिमिनीज। तो आई होप आप सबको पसंद आई हो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।